इतना नुकसान मिलिट्री इंटरवेंशंस ने नहीं पहुंचाया जितना हमारी सियासी क़यादत की कम फहमी ने पहुंचाया इस मुल्क को, ये ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें दो तरफा बातें हैं। हम किसी को भी मुर्द इल्ज़ाम कम्प्लीटली नहीं दे सकते। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है। अगर हम फ़ौज की बात करते हैं तो वो बड़े एहसन तरीके से अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। उसका मिसाल मैं यहाँ से दूंगा कि अगर हम चले 65 की जंग या 71 की जंग की बात नहीं भी करते तो 2000 के अवाइल में जो दहशतगर्दी की लहर चली थी पूरे खित्ते में, उसमें हमारी पाक फ़ौज ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और उसको कंट्रोल भी किया। आपने देखा कि दहशतगर्द सवात तक पहुंच गए थे और ये खबरें आ रही थी कि मार्गला की पहाड़ियों के पीछे तक पहुंच गए। फिर रद्दुल फिसाद आया, ज़रबे असब आया, उसके ज़रिए कंट्रोल किया गया। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था, लेकिन पाक फौज और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपनी जो उनकी जिम्मेदारियां थी उनको पूरा किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सियासतदानों की, तो बिल्कुल सियासतदानों को मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना काम पूरा कर सकें। वो ईदर दे फेल ईदर दे पास, लेकिन उनको उनके काम का मौका मिलना चाहिए। जिस तरह 1970 या 71 में इंटरफेरेंस हुई, उससे पहले भी जब 58 का मार्शल लगा, अगर तसलसल रहता जमहूरियत का तो सियासतदान उससे बहुत कुछ सीखते। पाकिस्तान और भारत एक साथ आज़ाद हुए थे, वहाँ पे आज तक कोई मार्शल नहीं लगा, मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई। आप देखें कि वो तरक्की की राह पे गामजन है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जमहूरियत का तसलसल है। जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि तसलसल किस मुल्क के अंदर अच्छा है। पाकिस्तान में अगर हम मिलिट्री को या पाक अफवाज को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं तो हमारे अपने सियासतदान भी क्या करते हैं। आप देखें कि 90 की दिहाई में जिस तरह पोलराइजेशन थी और पॉलिटिशियंस एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, तो उसमें मेरे ख्याल से फौज का अमल दखल कहीं ज़्यादा नहीं था। लेकिन शायद उन्होंने इस बात से कुछ सीखा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ लंदन में बैठ के, और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, कुछ दगा उन्होंने भी किया नून लीग के साथ और गवर्नर राज लगा दिया जैसे। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई तो वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो मामला चल रहे थे उसमें जो कोर्ट में चले गए। तो आप देखें ना कि अगर पॉलिटिशियन की लेग पुलिंग कर रहा है तो उसमें फौज का या डिपार्टमेंट्स का कसूर कहाँ से आएगा। आप कम से कम मिल के तो बैठे ना। सियासतदान अभी भी जिस तरह लड़ाइयाँ चल रही हैं कि अगर इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है तो मरियम नवाज का उसका फ़ौरन जवाब शिकवा आ गया। मेरा मतलब कि थोड़ा सा जो है ना तांबल मिजाजी का आपको मुजाहरा करना पड़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जिस तैनाती के ऊपर 6 महीने से लोग खेल रहे थे, मीडिया खेल रही थी, सहाफ़ी खेल रहे थे, अपना सोशल मीडिया वाले खेल रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई। आज सदर मुमलकत से भी मुलाकात हो गई, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो गई, लीडर ऑफ दी अपोजिशन इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद दे दी। तो जो अफवाज का मामला था, जो तैनाती का मामला था, बड़ा खुश उसलूबी के साथ तय हो गया। डायरेक्शन आर्मी की डायरेक्शन पता चलने में कितना वक्त लगेगा नसीम साहब? अब ये नई क़यादत आई है, मेरे ख्याल से ये विद इन वीक्स आपको अंदाजा हो जाएगा। और देखिए बात वही है कि नजर आनी चाहिए। अच्छा। अगर आपकी पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हो रही, जिस तरह वाजपेयी साहब के दौर में कहते थे कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस को उठाया गया, जो भी वाकयात हुए मैं ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन नजर आया कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन है। अब जिस तरह नए चीफ आए हैं, ये क्या क्लियर गाइडलाइन देते हैं, ये आपको 2 वीक्स में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और डेफिनेटली जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर हम उनकी तवज्जो को इस जानिब मबजूल करवाएंगे सियासत की तरफ, तो जो हमारे बॉर्डर्स है, ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, उसमें जो है दहशतगर्दों को खुल खेलने का मौका मिलेगा। आपको पता है हमारे जवान डेली बेसिस पे वजीरिस्तान में जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। तो लेट द आर्मी डू देयर ड्यूटी। आप उनको उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट ना करें, उनको सरहदों की हिफाजत करने दें। और वो बहुत एहसन तरीके से 75 साल से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। आज़ाद मुमलिकत हमारी है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। न्यूक्लियर कंट्री हम बने हैं, उसमें भी फ़ौज का, सियासतदानों का मिलजुल के आपने सारा काम किया। तो अभी भी मिलजुल के आगे चलने की बात है। कुछ ना कुछ इंटरवेंशन होती है। जिस तरह पाकिस्तान के डायनेमिक्स है या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहाँ पे फ़ौज को आप सियासत से अलग नहीं कर सकते। आपने देखा हमने कुलभूषण को जिस तरह पकड़ा, तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस या दूसरी एजेंसीज के लोग यहाँ पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो फ़ौज को हर जगह, एजेंसीज को हर जगह नज़र रखनी पड़ती है। दूसरा, हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो मौशी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें, मिलजुल के बैठे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करें। इसका फ़र्क सिर्फ एक गरीब आदमी को नहीं पड़ रहा, इससे आपकी आर्म फोर्सेस को भी असर पड़ता है। जब आपके पास बजट नहीं होगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप उनको किस तरह वेल इक्विप्ड करेंगे,
और हमारे बिल्कुल ईस्टर्न ठीक है। बॉर्डर के ऊपर मुसलसल एक दुश्मन बैठा हुआ है, एक बहुत बड़ी ताकत है, उनकी इकोनॉमी देख लें, उनके फॉरेन रिजर्व्स देख लें। तो ये तमाम चीज़ों का मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलजुल के बैठना पड़ेगा, सियासतदानों को भी और इदारों को भी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों की है, ताकि वो सब एक पेज पे आएँ। और फिर कहीं नज़र आता है कि अगर इदारे उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहे तो फिर आप बात कर सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर ही यकजहती नहीं है तो आप दूसरों पे इल्ज़ाम किस तरह लगा सकते हैं? दिन में आप तकरीरें करते हैं, रात में आप मुलाकातें करते हैं, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अगर आप सब खुद मिल के बैठ जाएँ, जिस तरह जो पहाड़ों पे बलोच चढ़े आप उनसे मुआहदा करने पे तैयार हैं, आप टीटीपी से मुआहदा करने पे तैयार हैं, आप इंडिया से मुआहदा करने पे तैयार हैं, लेकिन जो आपस में आपके अपने सियासतदान हैं उनके साथ मिल बैठने पे तैयार नहीं है। तो ये रविश तर्क होनी चाहिए। तमाम सियासतदानों को मिलजुल के बैठ के तो इलेक्शन का हल निकाल ले, 4 महीने बाद नहीं तो 6 महीने है, बाद हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक लेकिन है। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि फिर सिलेक्टेड का या इम्पोर्टेड का ताना ना दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो ने अभी अपनी जो स्पीच की यौम तासीस के मौके पर, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कहा है उन्होंने वो नहीं कर सकेंगे। और फिर बैरिस्टर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुशीर हैं वज़ीर आला के, वो ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब असम्बली तहलील नहीं होते तो केपी असम्बली तहलील करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऑब्वियसली दोनों कार्ड्स एक साथ खेले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स रीशेप इस तरह से हो रही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लॉबिंग शुरू करने की इतलात हैं कि मरीम नवाज साहिबा को अब सदर बनाया जाए। शहबाज शरीफ साहब चूँकि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो मरीम नवाज साहिबा आप सियासत को आगे लेके चलें। तो इन पंजाब डू यू थिंक के आने वाला ये जो दिसंबर है ये चेंज साबित होगा? देखिए आयशा, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और ये बिल्कुल हर किसी की ज़बान पर ये चीज़ है। पिछले दिनों आपने देखा कि लॉन्ग मार्च का मामला चल रहा था, हर जगह उसी की डिस्कशन हो रही थी। इमरान खान साहब ने किस खूबसूरती के साथ उस लॉन्ग मार्च को फिनिश करके उन्होंने एक नए डायनेमिक्स दे दिया पॉलिटिक्स को। डेफिनेटली अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ना भी गई होती तो आजकल के दिनों में इलेक्शन कैंपेन ही चल रही होनी थी। ऑपोजिट होना था कि पीडीएम अपोजिशन में होती और तहरीक इंसाफ जो हुकूमत के अंदर होती। अब लेकिन जो बात इमरान खान साहब ने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और उनके पास चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून या पीडीएम चाहती है कि वो तरीके अदम एतमाद लाए या एतमाद का वोट लाए, उसका तोड़ पहले से परवेज़ इलाही साहब ने किया हुआ है कि वो जो असम्बली का इजलास है उसको मुलतवी ही नहीं होने दे रहे, वो कंटिन्यू है। और स्पीकर ने बुलाया था, जब तक स्पीकर उसको कॉल ऑफ नहीं करेगा तो गवर्नर साहब कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दी है, अभी वो सारे पर्क्स जो है वो उठा रहे हैं दोनों गवर्नमेंट्स के। अगर वो दोनों गवर्नमेंट्स को तोड़ देते हैं तो डेफिनेटली निगरान हुकूमत बन जाएगी। जब निगरान हुकूमत बन जाएगी तो डेफिनेटली वफाकी हुकूमत का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होगा। जिस तरह नून लीग पुरानी जमात है, पीपल्स पार्टी पुरानी जमात है, तो ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग हैं, उनके मर्जी का आईजी लग जाएगा पंजाब में, उनकी मर्जी के चीफ सेक्रेटरी आ जाएंगे। तो अगर ये तमाम चीज़ों को इमरान खान साहब या पीटीआई या परवेज़ इलाही साहब छोड़ देंगे तो उनके लिए इलेक्शन में आने के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट मौजूद है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनका असर रसूख है, क्योंकि दोनों तरफ गवर्नर्स उनके हैं। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में सियासत मज़ीद गर्म होगी, क्योंकि शनीद ये है कि आज मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब अपने यूरोप के दौरे से लंदन वापस पहुँच रहे हैं और आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर के तीसरे या चौथे वीक में नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ पाकिस्तान वापस आएंगे। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में वापस आएंगे, ये मुझे खबर मिली अपने जराए से। अच्छा। तो अगर वो लोग आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि बात इलेक्शन की तरफ तो जानी है। देखें आयशा, अगर जनवरी में असेंबलियाँ टूटती हैं तो मार्च अप्रैल मई में इलेक्शन होगा, नहीं होता तो अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में नहीं हो जाएगा तो अक्टूबर में। तो 2023 जो है वो इलेक्शन का साल है और नवाज शरीफ साहब आके अपनी कैंपेन शुरू करेंगे। जब तक इमरान खान साहब को, जिस तरह डॉक्टरों ने कहा है और इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि उनको 2 से 3 माह लगेंगे मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए, अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फरमाए। तो ये गेम उसी तरफ जा रही है कि इलेक्शन अगर हुकूमत नहीं भी करवाती तो बात चली जाएगी मई जून जुलाई की तरफ। तो बिल्कुल इलेक्शन के लिए हवा गर्म होने जा रही है और जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर अपोजिशन के हलकों में जो है वो बहुत तेज़ी आ जाएगी।